इस वक्त पूरे देश में एक टॉपिक चल रहा है। वो चल रहा है कि बाहुबली नेता, और उनको माफिया कहते हैं, और बहुत सारे नामों से उनको आजकल सुशोभित भी किया जा रहा था लंबे वक्त से, मुख्तार अंसारी, जिनकी हाल ही में अभी डेथ हो गई। उन्होंने कहा था कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसके बाद जो उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद ये बात कही जा रही है कि उनकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक से हुई। लेकिन मुख्तार अंसारी के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट है रणधीर सिंह सुमन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कोर्ट में कहा है कि मुख्तार अंसारी की हत्या की जा रही है, और उस मामले में उन्होंने जेल के जो अधिकारी हैं उनको तलब करवाया है। क्या ये पूरा मामला, हम जानेंगे सुमन साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। हुआ ये कि आपके 19 मार्च को मेरी बात होती है आपके मुख्तार अंसारी साहब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। 19 मार्च को। 19 मार्च को। और उस समय वो बहुत प्रसन्न और स्वस्थ थे। 20 मार्च को हमको सूचना आती है कि उनको विषाक्त पदार्थ खाने में खिला दिया गया और उनकी हालत खराब हो गई है। 21 मार्च को यहाँ विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट श्री कमल कांत श्रीवास्तव जी के वहाँ पेशी लगी हुई थी। उसमें हमने पूरे दृष्टांत को एक प्रार्थना पत्र के रूप में मुख्तार अंसारी की तरफ से दिया, जिसमें हमने कहा कि 19 मार्च की रात को इनको विषैला पदार्थ खिला दिया गया है, जिससे उनकी नसों में और आपके उनके प्राण निकलने जैसी पोजीशन है, घबराहट है, और उनके प्राण रक्षा के लिए जो है आपके मेडिकल बोर्ड बना के उनका इलाज कराया जाए और जहर खिलाने की घटना की जांच की जाए। और उसी प्रार्थना पत्र में ये भी मेंशन था कि 40 दिन पूर्व, 19 मार्च से 40 दिन पूर्व लगभग इनको एक पहले जहर खिलाया गया था, जिसमें जिन लोगों ने खाना चख के इनको खिलाया था वो लोग भी बीमार हो गए थे और मुख्तार अंसारी साहब भी बीमार हो गए थे और उनका इलाज बांदा जेल में हुआ था। और ये दरख्वास्त पड़ जाने के बाद जो है 21 मार्च को पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्तार अंसारी को नहीं अदालत के समक्ष पेश किया गया और बताया गया महेंद्र सिंह डिप्टी जेलर द्वारा कि उनकी तबीयत अत्यधिक खराब है, होने के कारण नहीं पेश किया जा रहा। उसके बाद उनको बाद में मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। मेडिकल कॉलेज में किस दबाव के किस कारण से कि शाम को उनको फिर आपके बांदा जेल ले जाया जाता है। मेडिकल कॉलेज में जब ले गए थे तो क्या उनको आईसीयू में रखा गया? पहली बार जब ले गए तो आईसीयू में भी रखा और उसके बाद शाम तक जो है इनको फिर पुनः बांदा जेल भेज दिया गया। और जब दोबारा आपके इनको बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज लाया तो ये एक तरीके से निष्प्राण थे, क्योंकि जो वीडियोज आए हैं उसमें उनका हाथ लटक रहा था और उसके अलावा जो एम्बुलेंस थी उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं था, जबकि सामान्यतः क्रिटिकल मामलों में ऑक्सीजन सिलेंडर और तमाम सारे इंस्ट्रूमेंट्स एम्बुलेंस में लगे होते हैं। उनको जनरल में, और उसके बाद जो है जैसे उनको मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती किया गया और उसके बाद होश बढ़नी शुरू हो गई और करीब 9:50 पर जब पूरा आपके धारा 144 और तमाम सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार ने कर ली, तब 9:50 बजे रात्रि को बांदा मेडिकल कॉलेज से अनाउंस होता है कि मुख्तार अंसारी जी नहीं रहे। रणदीप भाई, उन्होंने अपने बेटे से भी फ़ोन के ऊपर बात की थी, तो कुछ बताया कि हाँ इस टाइप की कोई हाँ, इस तरीके की बात उन्होंने बताई और कहा कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ या मेरी अब स्वास्थ्य स्थिर नहीं है और मुझे ये लोग मार डालेंगे। तो आपकी जब उनसे बात हुई 19 मार्च को, तब वो स्वस्थ थे? स्वस्थ थे, प्रसन्न थे। जैसा एक और भी समाचार आपके सरकार की तरफ से आया कि उनको रोज़ा रहने के कारण जो है अफ्तारी में ज़्यादा ईटिंग कर लेने, ज़्यादा खा लेने की वजह से ये दिक्कत हुई, तो ऐसा नहीं था, वो रोज़ा थे ही नहीं। अच्छा। 19 मार्च को वो रोज़ा थे ही नहीं। हाँ, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से हाँ, खराब थी, तो इस वजह से तो ये आपके बात भी फाल्स सरकार की गई। दूसरी चीज़ ये है कि हम दावे के साथ कहते हैं कि अगर इससे बड़ा मामला इस देश का देखा जाए
तो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का था। अदालत के अंदर यही लोग कहते थे कि हमने बाबरी मस्जिद को छुआ नहीं, तोड़ा नहीं, कुछ नहीं किया, हम निर्दोष हैं और निष्पाप हैं। और उसके बाद जो है ये आपके बराबर डंके के चोट पर मीडिया में कहते रहे कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने इस तरीके से तोड़ा, इस तरीके से षड्यंत्र किया, जिसकी आपके आजकल प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसी तरीके से जैसे अतीक अहमद का मामला, मुख्तार अंसारी का मामला, या अदर्स जो भी आपके जेल के अंदर मारे गए लोग, या अस्पताल के अंदर मारे गए, या कचहरी के अंदर जो लोग मारे गए हैं, उनके बारे में सरकार एक तरफ कहती है कि वो स्वतः एक्सीडेंटल मौतें हुई हैं, और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में वही लोग कहते हैं कि हमने मुख्तार को साफ किया, हमने अतीक को साफ किया, हमने ये किया। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की जो प्रेस नोट आते हैं उसमें दावे के साथ कहा जाता है कि हमने इस आदमी का, इस गैंग का सर्वनाश कर दिया। तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं। और इनकी वकील साहब, आपसे अभी सियासत पे हम बात करेंगे, पहले हम ये बात कर रहे हैं कि आप माफिया मुख्तार अंसारी के कौन कौन से मामलों में आप वकील थे? माफिया कहना ठीक है? नहीं, मैं माफिया नहीं कह सकता हूँ, इस वजह से कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जो लोग आपके आगे आते हैं उनको सरकारें हमेशा माफिया, देशद्रोही और तमाम सारे तमगों से नवाजती रही। केसेस तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर थे भाई। केसेस की बात अगर की जाए तो धनंजय सिंह से लेकर ब्रजेश सिंह और आपके एक लंबी सिंहों की एक कतार है जिनके ऊपर 158 88 केसेज हैं, और वो माफिया सरकार को नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो सरकार द्वारा संरक्षित हैं। और जो व्यवस्था के खिलाफ आपके गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, माइनॉरिटी की वकालत करते हैं वो माफिया है। सरकार का काम है मुकदमे लिखना, एक दिन में कहिए तो 20 मुकदमे किसी के ऊपर लिख ले और गैंगस्टर लगा के सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ले। तो आप इनके कौन कौन से मामलों में, एक तो एम्बुलेंस मामले में मुख्तार अंसारी जो एम्बुलेंस प्रकरण था जो बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से लास्ट में सबसे ज़्यादा उनके ऊपर कार्रवाई हुई, वो मामला आप देख रहे हैं, और एक गैंगस्टर का मामला, दो मामले मैं देख रहा हूँ बाराबंकी में चल रहे हैं। और उसमें 13 मुलजिम हैं। मुख्तार अंसारी जी ख़त्म हो चुके हैं, 12 मुलजिमों का अभी ट्रायल होना बाकी है जो चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो केस बनाया गया आपके फर्जी, वो मीडिया ट्रायल के आधार के ऊपर बनाया गया, और उसमें कुछ अखबारों के नाम भी आपके संबंधित ARTO ने नाम भी लिए कि इनके माध्यम से आपके हमको जानकारी मिली, और उन अखबारों की तरफ से को कहाँ से जानकारी मिली वो अपुष्ट है। और जानकारी क्या मिलती है कि आपके रोपड़ में एक एम्बुलेंस पाई जाती है जो आपके बुलेट प्रूफ है, और जब यहाँ बाराबंकी उसको लाया जाता है तो सिंपल सी एम्बुलेंस पाई जाती है और खटारा एम्बुलेंस होती है। तो जो मीडिया ने आपके दुष्प्रचार किया और मुकदमा बनाने में जिसका पुलिस ने उपयोग किया, वो सारी बातें झूठी हो गई। फिर सभी जानते हैं कि अगर आपके कोई गाड़ी फाइनेंस करके ली जाती है तो उसमें आपके जो खरीदार होता है या अदर्स लोग ARTO दफ्तर नहीं जाते हैं, बल्कि फाइनेंस कंपनी जो है आपके KYC करके फाइनेंस करती है और कंपनी को ड्राफ्ट दे देती है, और कंपनी उसको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करा के गाड़ी सुपुर्द कर देती है, और सारे कागज लेने के बाद वो पुनः जो है 10-15 दिन बाद जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपनी देती है, ना कि आपके ARTO दफ्तर। आज के समय में कोई भी व्यक्ति आपके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ARTO दफ्तर जाता ही नहीं, क्योंकि डीलर उस रजिस्ट्रेशन को करा के देता है। तो ये जो फर्जी इन्होंने मुकदमा बनाया, खैर अभी तो ये मामला माननीय न्यायालय के उसमें अभी कोई उनका रिजल्ट, अभी कोई डिक्लेरेशन आया नहीं है, लेकिन अभी तक ये वो बुलेट प्रूफ थी या नहीं थी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन तो फर्जी कराया गया था, ये बात सामने आई थी। नहीं, रजिस्ट्रेशन भी उसका फर्जी नहीं, क्योंकि कंपनी ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो है लखनऊ में कराया है, तो लखनऊ ARTO में मामला होना चाहिए। और जब टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वहाँ से हो जाता है तो कंप्यूटराइज कागज यहाँ स्वतः आते हैं, और उसके ऊपर आपके ARTO जो है
रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं, तो उसमें डॉक्टर अलका राय या कौन आदमी जो है वहाँ आपके गया। फिर मुख्तार अंसारी का जो नाम जो लाया गया वो भी गलत लाया गया कि वो 19 साल से लगभग जो है कारागार में है, और कारागार में रहने वाला आदमी आरटीओ दफ्तर भी नहीं गया, कहीं से 120 भी नहीं बनता कि उसने पैसा दिया हो या कुछ सारी चीज़ें। पहले इन्होंने आपके मीडिया ट्रायल में कहा कि मुख्तार अंसारी जी के विधायक निधि से खरीदी गई है। बाद में जब देखा गया तो मालूम चला उनकी विधायक निधि से नहीं खरीदी गई है, फिर नई चाल चली गई, तब कुछ नहीं मिला तो आपके डॉक्टर अलका राय की वोटर आईडी को फर्जी कहा गया है, जो बाराबंकी के 75 रफीनगर मोहल्ले की बताई जाती है। जब कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोई भी फोटो स्टेट प्रपत्र लेता है तो उसके ऊपर सिग्नेचर करवा लेता है। जो वोटर आईडी फोटो स्टेट लगाई गई है उसमें डॉक्टर अलका राय का कहीं हस्ताक्षर भी नहीं है। वो तो इन पुलिस वालों ने आपकी मुकदमा बनाने के लिए और सरकार को खुश करने के लिए ये फर्जी मुकदमा बनाया, और सिर्फ वोटर आईडी अगर फर्जी है। तो सर ये बताइए कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके बाद दावा किया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। ये उनका गलत है, क्योंकि अगर किसी भी पोस्टमार्टम, चूँकि मैं एडवोकेट भी हूँ, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर विसरा प्रिजर्व कर लिया गया है तो इस बात का संदेह हो जाता है कि इसको वो दिया गया है, पॉइजन दिया गया है, या कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है, या आपके कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई, जो सामान्य तरीके से पोस्टमार्टम में नहीं आ सकती है। उसके लिए विसरा प्रिजर्व किया जाता है। जब इन्होंने विसरा प्रिजर्व कर लिया तो हार्ट अटैक की बात कहना भी बेमानी है। या तो ये विसरा प्रिजर्व न करते और डंके की चोट पर कहते कि आपके जो है शाक की वजह से भाई हार्ट अटैक की कोई वो आती नहीं है, सिम्टम्स होते नहीं है। उसका सिम्टम्स यही होता है कि बीपी लो हो गई, हार्ट वीक होके बंद हो गया। तो ये भी दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। और मैंने चैलेंज के साथ कहा कि ऐसे लोग जो आपके निडर हैं, बहादुर हैं, तो ये पीएम में इसका दावा हो भी नहीं सकता कि हार्ट अटैक से। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ ज़्यादातर में ये लिखा जाता शाक से मृत्यु हो गई, तो शाक का मतलब यही होता है कि ब्लड प्रेशर का डाउनफॉल हो जाना और उसकी वजह से हार्ट बंद हो जाना। तो आपने न्यायालय में फिर क्या आपने वहाँ पर? हमने न्यायालय में सीधे सीधे कहा कि जब हमने 21 मार्च को सूचना दे दी है तो उस आधार पे आपके सीधा सा एक मामला है कि एविडेंस कलेक्ट किया जाए कि आपके मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया है, और इसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होना आवश्यक है। तकनीकी कारणों से हो सकता है मेरा प्रार्थना पत्र रद्द भी हो जाए, मैं ये नहीं कहता हूँ, टेक्निकल चीज़ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन असलियत जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता है, और इस बात के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि इस तो क्या जेल अधिकारियों को आपने जो है वो तलब कराया है? जेल अधिकारियों ने एक एसीजम 19 के वहाँ मृत आख्या भेजी थी, उस पर आपके जब विरोध हुआ हम लोगों की तरफ से तो उन्होंने कहा कि जेल का कोई अधिकारी आवे और बतावे कि किस तरीके से घटनाक्रम है, और उस पर हम लोगों को जो कहना होगा कहेंगे। तो ये कब डेट लगी है? इसकी 6 अप्रैल की तारीख लगी है, और जो हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र दिया है उसकी तारीख 4 अप्रैल लगी है। तो ये जो मामला चल रहा था एम्बुलेंस वाला, और क्योंकि मेन मुख्तार अंसारी को ही लेकर था, तो ये क्या अभी चलता रहेगा? असल में इसमें 13 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, और जिसमें एक अभियुक्त श्री मुख्तार अंसारी जी की रहस्यमयी हत्या ही हो चुकी है। 12 लोगों के ऊपर ट्रायल होना है। तो अब हम अगर न्यायालय से अलग हटके बात कर लें, जैसे आप बीच में अभी सियासी बात लेके आ गए थे, आप कह रहे थे कि जो है वो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया है, लोग गिराने वाले भी थे और इनकार भी करते रहे, फिर दावे भी करते रहे। तो मान लीजिए सियासत अलग चीज़ है, प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन ये तो जेल के अधिकारी हैं, इनको उनसे क्या लेना देना? भाई आपके बड़े सम्मान के साथ मैं कहूँगा कि जैसे जिला अधिकारी गाजीपुर है, उन्होंने शव यात्रा या शव दफनाने के समय जो हरकत की, क्या आपकी वो उचित थी? और धारा 114
144 क्या धार्मिक कार्यों या शव यात्राओं के ऊपर लागू होता है? अगर लागू होता हो तो वो आपके हर जिले में शव यात्रा की परमिशन का एक हाँ, ये बड़ा डिपार्टमेंट अच्छा, खोलें। ये अच्छा मुद्दा आपने उठाया। ये बताइए, बीइंग एडवोकेट, क्या किसी तरीके की परमिशन की जरूरत होती है 144 जब लागू होती तब भी, अगर कोई शव यात्रा जा रही हो? नहीं, कोई जरूरत नहीं। शव यात्रा या जो आपके परंपरागत तरीके से धार्मिक अनुष्ठान या सामाजिक अनुष्ठान होते रहते हैं, उनके ऊपर धारा 144 या आचार संहिता दोनों नहीं लागू होती है। अब कोई अति उत्साह में कुछ कर बैठे, वो एक अलग की चीज। अच्छा, मान लिया आपकी बात एक थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि जो डीएम साहिबा वो कह रही थी कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, हाँ, और इतने ज्यादा लोग आ गए, तो जब धारा 144 लागू है तब तो फिर 5-6 लोगों में होना चाहिए था, फिर कुछ किसी को परमिशन नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी। फिर उसके अलावा आपके जो एक सवाल आपने अभी किया बहुत मजेदार है कि जेल अधिकारी न्यूट्रल होते हैं जी। भाई। ज्यादातर अधिकारियों के बाहों में आप कलावा पहने देखेंगे, कुछ लोग आपके चंदन मिट्टी घिस के उसके ऊपर लगा के रख बैठते हैं। तो धार्मिक इंडिकेशन भी सेकुलर स्टेट में नहीं है। और अभी आपके जो गाजीपुर की डीएम साहिबा है, उनके संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि बनारस में आरएसएस का कार्यक्रम है, जिसके टिकट खरीदने के लिए आरएसएस कार्यालय से संपर्क करें। क्या ये किसी जिला अधिकारी का सर्विस बुक के, सर्विस रूल्स एंड कंडीशंस के हिसाब से यह अनुमति देता है? नहीं देता है। और इस तरीके के अपील या जिस तरीके से आपके तुष्टीकरण के आधार पर, हम यहाँ तुष्टीकरण शब्द बहुसंख्यक समाज की तुष्टीकरण के लिए, और बहुसंख्यक समाज में जो आपके अलगाववादी और आपके पोंगा पंडित टाइप के लोग हैं, उनके तुष्टीकरण के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाना। ये सेकुलर स्टेट का काम कहाँ है? अगर सेकुलर स्टेट का ये काम है तो सारे काम होने चाहिए, दूसरे पक्षों को भी होने चाहिए। सुमन साहब, आप, ये सरकार है, उस सरकार में आप खुल के कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे, आप नहीं मान रहे हैं। आप कह रहे हैं उनकी हत्या जो है कराई गई है, उनको जो है, और आप ये भी दावा सीधे सीधे, मतलब दावा नहीं, इल्जाम लगा रहे हैं कि जो जेल अधिकारी ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं। क्योंकि ये संपूर्ण विपक्ष या आपके जो भी जिले में होता है, गैंगस्टर एक्ट और आपके ईडी का उपयोग करते हैं। बाराबंकी में जैसे एक प्रमुख था या आदर्श लोग, मतलब आप ये भी कह देंगे कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है? मतलब जो ईडी का दुरुपयोग नहीं, ईडी आपके एजेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी है। सीबीआई जो है आपके एजेंट ऑफ नागपुर मुख्यालय है। और जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया गया तो है। आप एक मामला बता दीजिए इसमें ईडी का दुरुपयोग हुआ। संजय सिंह का ही ले लीजिए। तो संजय सिंह तो जेल है ना, और उनको जेल रहना दूसरी शर्तों पे छोड़ा गया कि आप उस मुकदमे के बारे में बात नहीं करेंगे, ना करें, वो अदालत का अपना काम है। लेकिन आपको बुलाया जाएगा, जितने भी लोग हैं, जैसे चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हों, या इससे पहले एक मामला आया था स्पेक्ट्रम घोटाले का यूपीए 2 के समय में, मैंने तब भी कहा था कि जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, वो चाहे तो शराब कहे फ्री पियो, फ्री दे, और चाहे उसको बेचे और टैक्स वसूले। तो अगर आपके उसने कह दिया फ्री सबको पिलाओ, तो उसको हानि के रूप में नहीं देखा जा सकता है, वो जन कल्याण है। जैसे मोबाइल सस्ते हुए, तमाम सारी चीजें हुई, तो स्पेक्ट्रम में उन्होंने सस्ता स्पेक्ट्रम बेचा तो मोबाइल सस्ता हो गया। जैसे आपके 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो ये 5 किलो राशन से आपका क्या बजट का नुकसान नहीं होता है, टैक्सेशन का नुकसान नहीं होता है। तो अब आप इसको कह दीजिए मोदी जी का बड़ा घोटाला है, तो ये भी बात नहीं चलती। मुख्यमंत्री जो होगा, जो मंत्री होगा, वो जनता के कल्याण के लिए है, वो किसी को भी टैक्सेशन में भी छूट दे सकता है, कुछ भी आपके, इसीलिए वो बैठ हवाइयों से नहीं। आप कह दीजिए कि सजा हो गई उनको, तो सजा के मापदंड अलग अलग हैं। देखिए, कभी होता यह है कि कोई दबाव है, मीडिया ट्रायल है, मीडिया ट्रायल में कोई भी जज और मजिस्ट्रेट आसानी से
बड़ा हिम्मत वाला हो तो वो आपके फैसला करता है, और नहीं, अगर हिम्मत वाला नहीं है तो नहीं करता है। जैसे यहाँ साबरमती बम कांड चला, गुलजार अहमद वानी बाइज्जत बरी हुए, और जो लोग अन्य लोग थे वो सजा, आजीवन सजा कारावास पा गए, क्योंकि जिस मजिस्ट्रेट जज साहब के वहाँ वो था, वो आपके सीधे सीधे हिंदूवादी प्रवृत्ति की महिला जज थी। उन्होंने सारे लोगों को मुसलमान के आधार के ऊपर नो एविडेंस होने के बाद भी सजा कर दी थी। दूसरा जज के वहाँ गुलजार अहमद वानी का बाद में ट्रायल शुरू हुआ, उसको छोड़ दिया गया क्योंकि कोई नो एविडेंस। एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि हिंदू एक जज थी, वो हिंदू नहीं, जज की भाई जो आपके तमाम सारे फैसले आ रहे हैं, हाई कोर्ट के तमाम सारे जजेस के जो फैसले आ रहे हैं वो अद्भुत आ रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कानून क्या कहता है, आदमी ने किया क्या है ये आपको देख नहीं है। अगर 3 साल की सजा है इसमें और आप सबको जमानत दे रहे हैं तो फिर परवेज भाई को भी जमानत देनी पड़ेगी और देना चाहिए। और जमानत एक कोई वो नहीं है, जमानत आपके राज्य की अपनी सुविधा भी है, क्योंकि जेल में अगर आपके सारे लोगों को रखा जाए तो आपके सरकार का सारा टैक्सेशन जेल में खर्च हो जाएगा। तो आप मतलब एज एडवोकेट ये भी कह देंगे कि आजम खान को भी गलत फंसाया गया? निश्चित रूप से अगर आपके 100 मुकदमे आजम खान के ऊपर हैं और वो मुकदमे बनाए गए हैं जिसमें कहीं का सूत, कहीं का कपास, कहीं का लाठी, कहीं का डंडा करके आप जो है भानुमती का पिटारा अगर बना के और उसके ऊपर सजा करा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। और लोअर जुडिशरी जो है सीखने के लिए होती है, और एक बार जब हो जाता है तो कोई अपनी नौकरी लोग कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। बहुत बड़े मामले हैं, संगीन मामले हैं, तो आप खुल के उठा सकते हैं क्योंकि आप अधिवक्ता हैं। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए हमारी अपनी सीमाएं हैं और हम सीमाओं के तहत ही रह के कोई बात कर सकते हैं, और उसी सीमाओं का उपयोग करते हुए मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। तो इस तरीके की बात करते हैं तो आपको कभी कंटेम्प्ट वाला मामला नहीं हुआ? नहीं, कंटेम्प्ट का कोई मामला नहीं। इस वजह से नहीं हो सकता कि चाहे हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, वकील लोग पढ़ते हैं और पक्ष और विपक्ष में उसकी बात करते हैं। जैसे हमने एक अपील की तो जो लोअर का मजिस्ट्रेट आपके सजा सुनाए होता है उसके खिलाफ हम अपील में कहते हैं, जाते हैं और कहते हैं कि साहब इन्होंने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, और उसी गलत को अगर आपके अपीलीय अधिकारी सही हमारी बात को मानता है तो मुकदमा छोड़ देता है, सजा माफ कर देता है। ये तो हमारा राइट है आपके इनके फैसलों को की समीक्षा करना और उसके ऊपर वाद विवाद करना। और अगर वाद विवाद जिस दिन आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर बंद हो जाएगा, जुडिशियल सिस्टम जो तर्कों के आधार के ऊपर चलती है, विज्ञान के आधार पे चलती है, नई सोच, प्रोग्रेसिव सोच के हिसाब से चलती है, सब बंद हो जाएगा। हम लोग उसी सनातन वाले उसमें अटके रहेंगे, फिर हम कबीर भूल जाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि ये जो मामला है मुख्तार अंसारी का, हाँ, इसमें कुछ न्याय होगा? निश्चित रूप से न्याय होगा और आपकी मजबूरी होगी। हम तो कहते मजबूरी है आपकी, क्योंकि अगर न्यायालयों को अपना चेहरा सफेद रखना है तो निश्चित रूप से उनको गुण और दोष के आधार के ऊपर जजमेंट करने पड़ेंगे। मीडिया ट्रायल के आधार पे जो भी जजमेंट आ रहे हैं वो आपके हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे देश के लिए खतरनाक संकेत हैं। तो ये थे सीनियर एडवोकेट रणधीर सिंह सुमन साहब, और बड़े सवाल इन्होंने उठाए हैं, कई सवालिया निशान भी इन्होंने लगाए हैं। और हम देखते हैं कि आगे जो मुख्तार अंसारी मामला है जिसमें कहा गया है कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया था, उसमें आगे कोर्ट का क्या निर्णय होता है, हमको उसका इंतज़ार रहेगा। आपने हमको अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।